अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेमून दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मेमून दुनिया में आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे जिसकी पहचान उसकी वाइब्रेंट पर्सनैलिटी है, उसका एक्टिविज़म है, उसका सोशलिज़म है, जिसने अपने कंप्रिहेंसिव पर्सनैलिटी से पूरी मेमन सोसाइटी को, मेमन समाज को एकजुट किया। यकीनन जिसके बारे में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि वो आइंदा दिनों में यानी मुस्तकबिल में पूरे मेमन यूथ फोर्स का मीनार नूर बनने वाला है। तो आइए जानते हैं ऐसी एक शख्सियत को और रूबरू कराते हैं आपको उसके विचारों से, उसके किरदार से, उसके बिहेवियर से और उसके अचीवमेंट से मेमून दुनिया के इस छोटे से इंटरव्यू में, जिसे दुनिया और मेमून वर्ल्ड खुसूसी तौर पर रुबैद भोजानी के नाम से यानी अली भोजानी के नाम से जानती है, जिसकी शख्सियत का तारुफ अब मोहताज नहीं है कि उसको इंट्रोड्यूस कराया जाए, परिचित कराया जाए अपनों से ही। ये वो शख्सियत है जो सिर्फ अपनों में ही यकसा तौर पर मारूफ नहीं है, मशहूर नहीं है, बल्कि गैर भी इसकी शख्सियत के अब कायल हो चुके हैं। तो आइए फिर एक मरतबा हम रुबैद भोजानी का स्वागत करते हैं और जानते हैं उनके ख्यालों को। इस उम्र में जब पूरी दुनिया स्पेशली नौजवान ग्लैमरस कल्चर के शिकार होते हैं, चारों तरफ उनको अपना करियर बनाने की फिक्र लाक होती है, वो बस उसी के में डिवोट होकर रह जाते हैं। ऐसे में आप बिल्कुल इतने ज़्यादा टैलेंटेड होने के बावजूद भी, इतनी ज़्यादा गट्स और क्वालिटी आपके अंदर रहने के बावजूद भी आप पर्सनैलिटी को आपने पूरी तरह झोंक दिया अपने समाज को अक्यूमुलेट करने के लिए, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए। ये इंस्पायरेशन कहाँ से मिला आपको? ये बात शुरू होती है मेरे बचपन से, जब मैं अपने ग्रैंडफादर में, जो मेरे नाना जाने में उनको देखा करता था जी। जब भी हम अपनी वेकेशंस पे जाते थे तो मेरे नाना के यहाँ लोगों का जमावड़ा लगा रहता था। लोग उनसे आके बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम शेयर करते थे, परेशानी का हल मांगते थे और बहुत रिस्पेक्ट करते थे। जब भी मैं उनको अकम्पनी करता था इवनिंग वॉक के लिए या मॉर्निंग वॉक के लिए, हर कोई उनको बहुत रिस्पेक्ट से सलाम करता था और बात करता था। बचपन में इतनी समझ तो नहीं थी, लेकिन मैं सोचता था ये क्या बात है, ये क्यों, ये क्या बात है, ये क्यों, ऐसे क्यों? दूसरे लोग भी तो दुनिया में मैं देखता हूँ, उनको ये ऐसा रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिया जाता, मेरे ग्रैंडफादर को क्यों ऐसा दिया जाता है? जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, समझ आती गई, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोग, हर कोई, पीपल आर लिविंग बट एंड डूइंग एवरीथिंग फॉर देयर एग्जिस्टेंस, बट मेरे ग्रैंडफादर एक एडिशनल चीज़ किया करते थे, अपनी प्रॉब्लम के साथ साथ दूसरों की प्रॉब्लम की शेयर करने पर भी फोकस किया करते थे, एफर्ट दिया करते थे। वो चीज़ उनको दूसरे लोगों से अलग करती थी। अच्छा। वो शायद वही बात होगी जिसने मेरे दिमाग में बीज भरे होंगे और वो उम्र के साथ बढ़ती गई मेरे सोच में, और उसी का शायद नतीजा है कि मैं आज इस मुकाम पे आपके साथ बैठा हूँ। आपने स्पेशली एक बहुत बड़े फ्रंट को, जो स्पेशली किसी भी कौम का, किसी समाज का असेट हुआ करता है, सरमाया होता है, मेमन यूथ फोर्स को आपने कलेक्ट किया, उनको आपने पहले एड्रेस किया। ऐसा क्यों कि सिर्फ आपने यूथ फोर्स को एड्रेस किया? ऐसा क्यों महसूस हुआ आपको कि आपने सिर्फ पहले यूथ फोर्स को कलेक्ट करना चाहिए, उनको असेंबल और गैदर करना चाहिए और उनके पूरे टैलेंट को पूरी सोसाइटी के, पूरे समाज के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए लगाना चाहिए? देखिए, इंसान की एक साइकोलॉजी की जहाँ कम मेहनत में ज़्यादा एफर्ट्स, कम एफर्ट्स में ज़्यादा रिटर्न मिले, इंसान की फितरत, इंसान की सोच, इंसान की एफर्ट्स वहीं जाती है। जब मैंने इस काम को एनालाइज़ किया, इस काम को सोचा, अपने दिमाग की गहराई से सोचा कि ये काम करना और कैसे करना है और कम से कम वक्त में करना है, तो मुझे यही एक आउटकम मिला कि यूथ, कॉज खाली दिमाग में आप कुछ भी भर दो, वो बैठ जाएगा, स्टोर हो जाएगा, फीड हो जाएगा। ह्यूमन ब्रेन इज़ समथिंग लाइक, आप एक बार डाल दो उसमें, इट विल गोज ऑन ग्रोइंग ग्रोइंग ग्रोइंग। इसका सबसे पहले एग्जांपल मैंने अपने ऊपर लिया। जो बीज मेरे दिमाग में डाले गए थे, या ऑटोमेटिकली या इनडायरेक्टली जो मेरे दिमाग में आया था, वो थिंकिंग के साथ, एज के साथ बढ़ता गया। तो मैंने वही सोचा कि यार जो मेरे साथ हो रहा है वो दूसरे के साथ भी होगा। तो वही मेरा एक कॉमन थॉट था कि जो मैं कर रहा हूँ वो ये लोग भी कर सकते ईजिली। अच्छा। वी वोंट हैव टू कन्विंस देम मच। जो मेरी मेंटालिटी, जो वो भी मेरे से एज ग्रुप के लोगों की सेम मेंटालिटी होगी, इसीलिए हमने फोकस किया यूथ के ऊपर खास तौर से, और उसका आउटकम शायद आप देख रहे हैं। आपने प्रैक्टिकल बेसिस पर पूना को सबसे बड़ा टारगेट बनाया, यहाँ पर यूथ को असेंबल और कलेक्ट किया। वैसे तो आप यूथ विंग, ऑल इंडिया यूथ विंग के प्रेसिडेंट है। ये जो एक्टिविटीज़ यहाँ पर चल रही है, इस एक्टिविटीज़ को डिसेमिनेट करने के लिए, मतलब और दीगर जो एरिया है, दीगर जो सिटी है, दीगर जो स्टेट्स है, वहाँ तक फैलाने के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने से पहले उसके लूप होल्स निकालना बहुत ज़रूरी होता है। हमने पुणे को एक अलग सेक्शन बना के इसलिए रखा कि पूरी स्ट्रैटेजी हमने सबसे पहले बनाई, और स्ट्रैटेजी को जब तक प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया, जब तक हम उसको देख नहीं सकते कि कहाँ पे इसके लूप होल्स है, कहाँ पे हम इसका मैक्स टू मैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं। तो हमने पुणे को एज अ ट्रायल बेसिस हमारी पूरी पॉलिसी, इट टुक अराउंड 1.5 ईयर टू ड्राफ्ट दिस पॉलिसी कि हमको किस तरीके से यूथ विंग डेवलप करना है, हमारी एम्स, हमारा विजन, हमारा ऑब्जेक्टिव किस तरीके से
क्या हमको ऑब्टेन करना है यूथ से, मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट कैसे हमको लेना है, दैट टू विदाउट स्पॉइलिंग देयर प्रोडक्टिव टाइम, प्रोडक्टिव एफर्ट्स। हमने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पूरा प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया 1.5 साल के वक्फे में। उसके बाद उसको ट्रायल बेसिस पे हमने इसी साल की शुरुआत में पुणे में लॉन्च किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ आपसे कि मुझे याद है कि मैं घूमता था यहाँ पे कि किससे बात करूँ। एक अल्लाह ताला ने बंदे को भेजा और उसके थ्रू आज आपने शायद देखा होगा कि पुणे में इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ और 70 से 80 लोगों का एक्टिव वर्क ग्रुप हमारे पास हो गया। इसी सिस्टम को हमने फिर दूसरी सिटीज़ में स्लोली रेप्लिकेट करना स्टार्ट किया। हमने अराउंड 472 सिटीज़ में हमारी जमात स्प्रेड आउट है पूरे इंडिया में। उनके लिए एक स्ट्रैटेजी हमने बनाई कि सेंट्रल लेवल पे एक टीम होनी चाहिए जो सबको गवर्न करे। उसके बाद हर रीजन में सेंट्रल टीम नहीं पहुंच सकती, हर जगह नहीं पहुंच सकती, इसलिए बड़ी 5 रीजन हमने आइडेंटिफाई किए पूरे इंडिया से, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल। 5 रीजन में 5 कमिटीज़, 5 टीम्स हमने सेटअप की। उसके बाद रीजनल लेवल पे कमिटीज़ भी फॉर्म करके हमारा ऑब्जेक्ट फुलफिल नहीं हो सकता था, ग्रास रूट लेवल तक हमारा काम होना चाहिए। इसीलिए हमने फिर हर सिटी, हर जमात में अपनी अपनी टीम सेटअप की। सो इट वेंट ऑन लाइक अ स्ट्रक्चर, ह्यूमन स्ट्रक्चर। बहुत बड़ा एक स्पाइडर वेब बना था, उसको कनेक्शन ऊपर जा रही थी, उसकी कनेक्शन ऊपर जा रही थी। उसके बाद हमारी ऑल इंडिया मेहमान जमात फेडरेशन की अम्ब्रेला। लेकिन एक काम को हमने एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चर के शक्ल दी और उसको हमने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो फर्म होती है वो अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखती है, कुछ एम्स रखती है, कुछ टारगेट रखती है। तो स्पेशली यूथ विंग मेहमान जमात जो अपने फर्म की है, जो इस्टेब्लिश की है, उसके नुमाया ऑब्जेक्टिव्स क्या है? देखिए, बहुत मामूली सा एग्जांपल में इसको बात करने कर दूंगा। अपने गार्बेज का जो रीडेवलपमेंट का जो अपने प्लांट देखा होगा, अगर वहाँ कचरे को ले जाया जाता है, उसको रिसाइकल किया जाता है और उससे कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें आउटपुट ली जाती है। तो हम लोग ओवरऑल कम्युनिटी के अनप्रोडक्टिव एफर्ट्स को, टाइम को, मनी को, नॉलेज को लेना चाहते हैं, उससे प्रोडक्टिव आउटपुट देना चाहते हैं। इससे सबसे पहली बात क्या है ना कि आज नो वन इज़ रेडी टू गिव देयर टाइम टू यू, देयर मनी टू यू, देयर नॉलेज टू यू। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे अपना टाइम दीजिए तो आप नहीं देंगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास वो टाइम है जो फ्री है, अब वो आप मुझे दीजिए तो आप देंगे। तो हम लोग कम्युनिटी से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अनप्रोडक्टिव चीज़ वो हम करें, हम उसको रिसाइकल करें, उसको प्रोडक्टिव बना के दें। इसके बाद जब आप प्रैक्टिकली पूरी तरह से एक्सपांशन कर चुके होंगे, तो ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स रहेंगे जो आपके विमेन यूथ को आकर्षित करेंगे आपकी तरफ, अट्रैक्ट करेंगे आपकी तरफ? देखिए, अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, हम इंटरटेनमेंट का काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हम ह्यूमन नीड्स को फुलफ़िल करने का काम कर रहे हैं। जब इंसान को भूख लगती है तो वो खाना खाने के लिए घर से निकलेगा, बाहर जाएगा, चलेगा, कहीं ना कहीं अपने खाने की भूख को मिटाएगा। ह्यूमन नीड्स आर सेम ना। जब व्हेन द ह्यूमन नीड्स occurs, he goes out of his house, his place, his destination, he search for the solutions. We are creating the solution base. इसलिए ये इस तरह की एक्टिविटीज़ पहले आप प्रमोट करेंगे, उसके बाद में फिर जी हाँ, बड़े पैमाने पे कंस्ट्रक्शन का काम होगा। ऐसा लगता है कि आपको पूरे मेहमान समाज को सामने रखकर उसके पूरे जो प्रॉब्लम्स है, उसके जो इश्यूज़ है, उसकी जो वैल्यूज़ है, उसको देखते रहे, इसके क्या लगता है आपको कि किन डायमेंशन को अभी इनिशियली आपको टच करना चाहिए? क्या बड़े प्रॉब्लम्स है जिस पर अभी रिमार्क्स नहीं किया? देखिए, एक इंसान का 24 घंटा किन किन चीज़ों में गुजरता है, मैं आपको ब्रॉडली अगर क्लासीफाई किया जाए तो अगर वो स्टूडेंट है तो वो एजुकेशन में ज़्यादा टाइम जाएगा उसका। अगर वो स्टूडेंट स्टडीज़ कर चुका है तो एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा टाइम जाएगा उसका। थोड़ा सा पोर्शन फिर अपनी फैमिली के लिए जाता है और उससे थोड़ा कम पोर्शन स्पोर्ट्स के लिए जाता है और उससे बहुत फ्रैक्शनेट पोर्शन जाता है वो सोशल एक्टिविटीज़ के लिए। इंसान का 24 घंटा, कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, उसका 24 आवर्स ऐसी सोशल एक्टिविटीज़ में जाता है। हमने बुकिश नॉलेज को साइड में रखते हुए प्रैक्टिकल रियल टाइम सिचुएशन को हमने एनालाइज़ किया, ह्यूमन साइकोलॉजी को एनालाइज़ किया कि ह्यूमन नीड कहाँ पे है और कहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड करने से उसके मैक्सिमम ऑप्टिमम बेनिफिट मिलेंगे। उस तरीके से हमने ब्रॉड क्लासीफाई की कैटेगरीज़ को। सबसे पहले हमने प्रायोरिटी दी एजुकेशन को, उसके बाद हमने प्रायोरिटी दी एम्प्लॉयमेंट को, उसके बाद दी हमने ह्यूमन नीड को फुलफ़िल करने के लिए मनी, बिजनेस को हमने फुलफ़िल, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स को हमने दिया। उसके बाद कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमार होता है तो एक मेडिकल सेक्शन को हमने एक पूरा सेक्शन बना के उसको आइडेंटिफाई किया। इतने सारे सेक्शंस में हम लोग आज से 5 साल बाद, आज से 500 साल बाद
आज से 5000 साल बाद और आज से 5000 लाख करोड़ साल बाद भी काम इसी पे करेंगे, क्योंकि ह्यूमन नीड इससे ज़्यादा कभी एक्सेल नहीं हो सकती है। आपका विजन एक तरफ और दूसरी तरफ यूथ विमन, आपको लगता है कि आपको क्या लगता है कि ये विजन के साथ में यूथ को अगर मर्ज करना है, उनको पैरेलल लेके चलना है, तो किस तरह की स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है? देखिए, किसी भूखे के सामने आप मिठाई रख दोगे तो वो दौड़ता दौड़ता चला जाएगा। तो हमने वही काम किया, हमने सोल्यूशन बेस बनाना स्टार्ट कर दिया है। लोग, पीपल आर हंग्री आउटसाइड, पीपल आर वेटिंग फॉर फूड, पीपल आर वेटिंग फॉर सोल्यूशन, पीपल आर वेटिंग फॉर देयर नीड्स टू गेट कंप्लीटेड। व्हेन दे विल सी कि यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड हो रहा है, दे विल कम टू अस। एक आखिरी क्वेश्चन, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन है, वो आप ही के सराउंडिंग से बिलोंग करता है। फिलहाल मेमन यूथ की सूरत हाल क्या है, ओवरऑल सूरत हाल क्या है? देखिए, मेमन यूथ को मैं लिमिटेड नहीं रहूँगा, ना कि मुस्लिम यूथ को लिमिटेड रहूँगा। मैं इंटरनेशनली एक्लेम्ड एक बात आपको बताना चाहूँगा। लेकिन स्पेशली अगर ये सिनेरियो में बात की जाए, सॉल्यूशन सारे आपके यूथ के, मेमन यूथ के लिए, जितने ऑब्जेक्टिव्स आप लेकर चल रहे सारे मेमन यूथ के लिए, पॉलिसी और पूरी प्रोग्राम आपका पूरी तरह से डिपेंड है, पूरी तरह से निर्भर है मेमन यूथ को लेकर। तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट टारगेट तो आपका मेमन यूथ है। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग बात ये है कि यूथ कौन है? वो तो उसके टेक्निकल परिभाषा जो डेफिनेशन से, वो तो उस पर बात हो सकती है। हाँ, टेक्निकली आप देखो, दोज हु आर विलिंग टू वर्क आर यूथ फॉर अस। हमारी टीम में 60 साल के भी लोग हैं जो बुश की परिभाषा है। दो मतलब वी हैव इन प्रैक्टिकल एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ अस। 60 साल के लोग भी हमको लीड कर रहे हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं। लेकिन टेक्निकल परिभाषा तो यही बोलती है कि बिलोंग बिलो द 35। There are lots of definitions in youth. There are lots of definitions for the youth. We cannot define youth. हमने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया तो फिर जरूरत क्या थी यूथ विंग को फॉर्म करने की? हमने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है, उसकी सोल्यूशन के ऊपर काम कर रहे हैं। Those who are willing to work are most welcome. Those who are coming forward, those who are volunteering themselves for the solution providing work are youth for us. There is no limitation, no age bar. But दुनिया के लिए एक फॉर्मेलिटी और एक फॉर्मल प्रोसीजर के लिए अगर आप देखोगे तो 18 से 35, 40 ईयर्स तक एक आदमी यूथ कहलाता है। उसके बाद एक मेच्योर्ड पर्सन या एक एजेड आदमी कहलाने लगता है। तो हमारे लिए अप टू 45 ईयर्स हमने एक सेट रखा है कि यूथ सर्कल हमारे लिए हमने आइडेंटिफाई किया है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि इस एज ग्रुप में आदमी, ह्यूमन गेट्स टू नो लॉट्स ऑफ थिंग्स। ये लर्निंग स्टेज होता है, इसमें फिजिकल जो डिफाइंड परिभाषा है जी यूथ की, उसको लेकर आप फिलहाल मेमन यूथ की सूरत हाल को कैसा देखते हैं? क्या लगता है आपको कि कौन सी पोजीशन में है वो? हमारे यूथ ने सोचना छोड़ दिया है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि हर चीज़ कंट्रोल होती है माइंड से। अगर आप माइंड को ही कंट्रोल नहीं करोगे, उसको एक्टिवेट नहीं करोगे, तो नथिंग विल गेट चेंज। तो हमारे लोग ने सोचना छोड़ दिया। यही शायद बात, आपने शायद मेरी तारीफ़ की, मैं उसके लायक हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, बट यही चीज़ जिसने लोगों को और मुझको अलग किया। मैंने सोचना स्टार्ट किया, लोगों ने मुझे यहाँ पे ला लिया। लोग सोचना स्टार्ट करेंगे, वो मुझसे और आगे चले जाएंगे। वंस वी स्टार्टेड थिंकिंग, that's all. That is the moment you started gaining in your life, in your things, in your social life, in your educational life, in your employment, in your business, anything. हमारी कौम को सोचना सिखाया ही नहीं जा रहा है। मतलब एक कॉन्टेक्स्ट में, अच्छा, एक जो हम पुराने ज़माने में, एक ओल्ड एरा में, एक आप देखिए बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल, जो बग्गी चलती थी, जो घोड़ा गाड़ी चलती थी, उसमें घोड़े को वो दोनों साइड से बांध दिया जाता था। उसका रीज़न ये था कि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो लाइफ में, कंसंट्रेशन एक जगह फोकस्ड हो, डेडिकेटेड हो। तो वो हमारे यूथ को सिखा दिया जाए 2+2 4 वो ही मानते हैं। तो वो एक सोचने का थॉट प्रोसेस को, पता नहीं एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है या हमारे कहीं ना कहीं वी आर लैकिंग, वी डोंट नो, बट सम वे वी आर लैकिंग। दैट इज़ द रीज़न वी आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड। द ओनली थिंग, द सोल्यूशन इज़ दैट द मोमेंट विल स्टार्ट थिंकिंग, दैट इज़ द मोमेंट हमारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हमने दो चीज़ को क्लब किया और सोल्यूशन प्रोवाइड किया। आज दुनिया की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है हमारे पास, हर चीज़ का सोल्यूशन है। वी जस्ट हैव टू गो आउट एंड थिंक, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की ज़रूरत है हमको आज। मैं पहले उनके अंदर सोचने की काबिलियत पैदा करूँगा, फिर उनको समझाऊंगा, फिर उनको साथ में लूँगा। ये मेरा विज़न है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। ये थे अली भोजानी जी, जो हमारे साथ अभी बातचीत कर रहे थे और अपने ज़रीन ख्यालात को हमारे साथ बांट रहे थे। इसके बाद यहीं पर रुकते हैं, फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। अब मुझे दीजिए इजाज़त।